गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभ्यास करो यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव सेशन। और जैसा कि आपका इवनिंग में 9:30 पे आपका स्टार्ट हो जाता है MPPCS टेस्ट सीरीज 2020। ठीक है, ये 2021 में हो रहा है, मतलब 2020 ही ये वैसे टेस्ट का नाम है इसका। ठीक है, और एक सेकेंड मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज में मैंने आपको टेस्ट सीरीज के नाम पे जो मैं करा रहा हूँ उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में 2019 के मैंने 100 के 100 क्वेश्चन आपके जीएस के पेपर फर्स्ट के कंप्लीट करा दिए थे आपको। आज 2018 के एक एक पर्सन को देखते हैं और लगभग इसे भी दो हिस्से में या एक ही हिस्से में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज 2018 का पेपर, MPPCS 2018 का पेपर पूरा आपका डिस्कस करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं आपका। एक सेकेंड, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। जैसे मैंने अभी 10 मिनट का सेशन आपको कराया था, तो मैंने उसमें आपके स्टेट सिंबल कराए थे, राज्य के चिन्ह कराए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दूधराज आपका क्या होता है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी होता है। तो इसने पूछा राज्य पक्षी क्या होता है, तो शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर या आपका दूधराज, इसे मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी बोला जाता है। तो आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपका पूछा गया है एनजीटी की फुल फॉर्म। एनजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। ये आपका 2010 में, ये आपका 2010 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2010 में 18 अक्टूबर 2010 में ये क्या एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था। 18 अक्टूबर 2010 में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था एनजीटी। तो एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि जो आपका एनजीटी है ये आपका क्वासी जुडिशरी है, ये आपका अर्ध निकाय है। अर्थात इसके पास पावर है किसकी, जुडिशरी की, पर कैसी है आपकी क्वासी जुडिशरी। ये आपके क्वासी जुडिशरी में आते हैं, ये आपका अर्ध न्यायिक सिस्टम है इसे। ठीक है, ये आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आपका देख लेते हैं कहां पे, ए ऑप्शन इसका हो जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है। ठीक है, अगर बात करें गन्ना, कपास, महुआ, घृत कुमारी, तो इनमें से गन्ना, कपास और महुआ, ये तीनों आपकी क्या है, ये आपकी नगदी फसल है। नगदी फसल वह फसल होती है कैसी, जिसमें आपको नगद में पैसा मिलता है। कोई अगर गन्ने की खेती करता होगा तो वो कहता होगा कि पेमेंट नहीं होता, वो एक अलग मुद्दा होता है। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, उसी के पर्पज में किसान आंदोलन चल भी रहा है। पर जो आपका घृत कुमारी, आपका क्या है, घृत कुमारी या एलोवेरा, ये आपका औषधीय पौधा है। कैसा, ये आपका क्या है, औषधीय मतलब ये आपका मेडिसिन प्लांट है, ये आपका औषधीय पौधा है। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 और 5 हो गए हैं। स्लाइड में ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो मतलब ये पूरा आगे करके देख लेते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इसे ऐसे कर लेते हैं ताकि 3 क्वेश्चन आपके आ जाए। ये आपका ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इनको। चलो यहां तक देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका एनजीटी वाला हो ही गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है।
अगर बात करें भारत का सबसे पहले ये आपका जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होता है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला ये आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पूरा ऑर्गेनिक कल्चर वाला स्टेट बना था। आधारित राज्य कौन सा बना था आपका, सिक्किम। ये उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऊपर वाला क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस का था। अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन बायोलॉजी का है। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जो आपकी क्या होती है, जो आपकी हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें प्रयुक्त जो सौर ऊर्जा होती है आपकी, ठीक है, वो आपके उसमें कौन सी आपकी रिएक्शन होती है आपकी, या कौन सी ऊर्जा के रूप में होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है, भौतिक ऊर्जा होती है, या फिर आपकी क्या होती है, ए बी दोनों होता है, या डी इनमें से कोई नहीं होता, तो वो आपकी केमिकल एनर्जी होती है। वो कौन सी एनर्जी होती है आपकी, रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की सर्वथा मतलब अर्थात सुनने की सीमा क्या है। अगर देखें मनुष्य की सुनने की क्षमता क्या है, मनुष्य की सुनने की क्षमता क्या है, तो मनुष्य की सुनने की क्षमता क्या है आपकी, ये 20 हर्ट्ज से लेके और ये आपकी 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये आपकी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, HERTZ। तो ये आपका हर्ट्ज का अगर सिंबल पूछे कि आवृत्ति का जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसका यूनिट क्या, उसका सिंबल जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, एक सेकेंड, किसी को क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक होती जो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट होता है। तो ये जो आपकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मात्रक यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। यहां तक क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। बाज़ दफे हो जाता है कि दिमाग में से जो शब्द बोलने वाले होते हैं वो गायब हो जाता है। सभी के साथ ऐसा होता है या फिर स्पेशली मेरे ही साथ होता होगा, वो भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 8। मेट्रोपॉलिटन शहरों में जहां पे मेट्रो चलती है सबसे ज्यादा कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक होता है, कौन सा आपका सबसे ज्यादा वायु प्रदूषक होता है, और इस क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। यह आपका कहां से क्वेश्चन होगा, यह आपका एनवायरमेंट से हो गया, और यह आपका कहां से होगा, यह आपका इंडियन ज्योग्राफी से होगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपका देखो कौन सा है, ठीक है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये सब होते हैं, एक तरीके से सारे होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सभी होते हैं आपके क्या बोल रहे हो, अच्छा ओके। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो आपका एमपीपीसीएस ने क्या किया था, आपका जो मध्य प्रदेश आयोग था उसने क्या किया था, इस क्वेश्चन को बाहर निकाल दिया था, ठीक है। और ये एमपीपीसीएस की खास बात है, ये आप उसकी मतलब ये तारीफ करने योग्य है। वो 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे गलत बनाता है जो फिर क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, या फिर उनके 2 से 3 क्वेश्चन उनके आंसर सही होते हैं तो फिर वो उनमें से बी सी डी किसी कोई एक कर बैठे तो वो उसका आंसर देता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल, अगर सारे पेपर एनालाइज किए जाए तो एमपीपीसीएस का पेपर यूपीपीसीएस से भी आसान तो होता है, और उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन वो कह के देता मैं गलत दूंगा, पता नहीं बनाने वाला शायद भांग पीता होगा, कुछ ऐसा ही रहता होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। अगर भारत में मरुस्थल की बात करें तो भारत में मरुस्थल, थार मरुस्थल, ये आपका पश्चिम ये वाला क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के मैदान का पश्चिमी हिस्सा वो आपका सिंधु रीजन में आता है, सिंधु क्षेत्र में आता है, जिसका 20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो आपका पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। उस क्षेत्र को सिंधु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 8 क्वेश्चन थे पहले स्लाइड में, मतलब पहले पेज पे ये आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये सेम टू सेम आपका इंग्लिश में है, ये मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा।
ठीक है। एमपीपीसीएस का आपका टेलीग्राम पे भी ग्रुप है और आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप मिल जाएंगे, जिसमें भी आपको ज्वाइन होना है वहां पे हो जाइए। आपको वहां पे कंटेंट अभ्यास करो, आपका परिवार आपको कंटेंट प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। और जो भी अभी सेशन को लाइव देख रहे हैं वो तो लाइक करें, और बाकी क्या करना है सेशन को शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, जो भी सेशन पे जो भी इसके चैनल पे आपके चैनल पे नए विजिट करते हैं तो पहले चैनल को देख लीजिए, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर दीजिए। पर अगर चैनल को आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप चैनल पे रेगुलर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये 9th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यहां से आपका ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जो भी आप ऋचा शर्मा जी आंसर कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है तो नंबर डाल के कीजिए प्लीज, ताकि मुझे पता चले कि आप सही आंसर कर रहे हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मुझे लगे कि मतलब आंसर कौन सा कर रहे हैं आप। तो प्लीज जो भी आंसर करें नंबर डाल के करें। कि जैसे अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस क्या है, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 20 अप्रैल, 5 जून, 22 अप्रैल, 2 मार्च। मैं साइड में हट जाता हूं, पूरा पेपर आप देख लीजिए ये कब मनाया जाता है। तो जो आपका अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, आपका बताइए कब मनाया जाता है। ठीक है, मैं ही बता देता हूं, ये आपका 22 अप्रैल को माना जाता है। और जिस बार ये, जैसे इस बार 2020 की अगर बात करते, जब अगर 2020 की बात करते कि जो थीम पूछी जाती है कि इसकी थीम क्या है, थीम पे क्वेश्चन आता है, तो थीम थी इस बार जलवायु कार्यवाही। तो जलवायु कार्यवाही आपका, ये आपकी क्या थी, थीम थी जलवायु कार्यवाही, जलवायु कार्यवाही, ठीक है। तो जो भी ऐसे दिन के आपके क्वेश्चन होते हैं तो आप कम से कम एग्जाम से 3 महीने पहले के नेशनल इंटरनेशनल डे याद कर लीजिए। और अगर कोई क्लाइमेट से रिलेटेड है तो उसकी डेट तो याद होनी ही चाहिए एमपीपीसीएस में स्पेशल। दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी थीम याद कर लेनी चाहिए। अगर बात करें अब 12 नंबर के क्वेश्चन की, कि जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया है, जिसमें यह कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। देखो ये आपका क्या है, 2018 का पेपर है, तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो आपने देख लिया 12 क्वेश्चन में से अभी 3 क्वेश्चन आपके किसके आ चुके हैं, करंट अफेयर के। तो ये भी नहीं कह सकते कि 50% करंट अफेयर आ रही है, कितने आ रही है, जब 100 के 100 क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे पिछला मैंने 2019 का कराया, तो 2019 का जो एग्जाम कराया है उसमें आपके 18 से 20 मान लेते हैं, 20 क्वेश्चन किसके थे, करंट अफेयर के। अगर सारी जोड़ ले, एमपी और आपकी नेशनल इंटरनेशनल सभी करंट अफेयर मिला के 20% आपकी केवल करंट अफेयर थी, ठीक है। 20% करंट अफेयर थी, बट 80% क्या था आपका, स्टैटिक जीके थी, मतलब जीके थी। जैसे उसमें एमपी की जीके हो या नेशनल जीके हो, ठीक है, वो सब थी। तो 9th का सी बिल्कुल सही बोला ऋचा शर्मा जी ने। तो 12th का देख लेते हैं, 12 क्वेश्चन का आंसर क्या होता है बताइए। तो ये उस टाइम के करंट अफेयर था, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 इसका। तो 27 ठिकानों, नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, भारत पाकिस्तान के ये समझौता उस टाइम पर आपका हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, 10वां नंबर और 13 नंबर का क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। 10th नंबर और आपका 13 नंबर का क्वेश्चन तो देख लेते हैं कि इसमें क्या, इसने इन्हें बुक दे रखी है और राइटर दे रखे हैं। तो राइटर देख लेते हैं, द बर्निंग फॉरेस्ट, नंदिनी सुंदर, बिल्कुल सही, ये आपका सही है। वन इंडियन गर्ल, ये भी आपका सही है, चेतन भगत ने लिखी है। इसमें वन इंडियन गर्ल ये मैंने स्टोरी पढ़ी भी है। और आपका अगर आपकी बात करें किसकी, एक मिनट, जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस, ये किरण दोषी, ये भी आपकी सही है। आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल, ये आपकी गलत है। ये कुणालू बासु ने नहीं लिखी है आपकी, ये आपका गलत है। ये आपकी लिखी है जेनिफर मैकमोहन ने लिखी है। किसने, जेनिफर मैकमोहन ने लिखी है आपकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, डी, यानी 10th नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, डी।
ट्वेल्थ का डी है ना सर, ट्वेल्थ का डी देख लेता हूं पहले। ट्वेल्थ नहीं, ट्वेल्थ का आपका सी था, 27 ऐसे आपके समझौते थे, ठीक है। 13 का देखिए, ठीक 13 का देखिए आप ऋचा जी सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज। और विशाल सिक्का के स्थान पर इन्फोसिस का सीईओ को नियुक्त किया गया था। विशाल सिक्के के स्थान पर, जो टाइम का, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन 13 नंबर का। तो ये 2 जनवरी 2018 को जो इन्फोसिस के सीईओ थे उन्हें आपको क्या कर दिया था, वो मतलब विशाल सिक्का के स्थान पर उन्हें किया था। तो नए का नाम पूछा था ये 13 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये कौन थे, ये आपके सलील पारेख साहब थे उस टाइम पे, जो इन्फोसिस आपकी कंपनी है। तो इन्फोसिस के जो सीईओ बने थे वो सलील पारेख आपके उस टाइम पर बने थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 और 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव, ये क्या हो गया आपका, ये एमपी की करंट अफेयर हो गई। तो देख लीजिए 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक करंट अफेयर के। दूसरा यहां पे देख लेते हैं, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय आईएमएफ की सदस्यों की संख्या, ये कहां से क्वेश्चन हो गया आपका, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कम से कम जो 20-25 इंपोर्टेंट है वो तैयार कर लेने हैं। जैसे पिछली बार का जो मैंने पेपर एनालाइज कराया, तो आपने वहां पे क्या देखा होगा कि आपको राज्यपाल की लिस्ट याद करनी है, सीएम की लिस्ट याद करनी है, और जो राज्यपाल की विधानसभा के अध्यक्ष है उनकी लिस्ट आपको याद करनी। क्यों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। और नहीं करनी वो आपकी मर्जी है, क्यों, अगर नहीं करोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, भला नहीं होगा, पीसीएस में भला नहीं होगा, वो आपकी फिर मर्जी है, करना ना करना आपके हाथ में। यहाँ पे मैं पेपर एनालाइज कर रहा हूं तो मेरा काम बताना है, और मैं यही बोलूंगा कि ये कर लेना प्लीज, क्योंकि अगर एमपी पीसीएस में बैठे हो तो एटलीस्ट, अब कोई पूछ रहा है ये कर लो ये कर लो, अगर पेपर एनालाइज कर रखा है तो 3 क्वेश्चन फिक्स है अभी तक। क्या इस पेपर में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि गवर्नर पूछा गया है, पिछले पेपर में गवर्नर पूछा गया है, ठीक है। इस पेपर में भी आपका राज्य के चिन्ह पूछा गया, पहला ही क्वेश्चन था। पिछले पेपर में भी राज्य के चिन्ह पूछा है, तो मैंने जितने मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्ह है उसका 10 मिनट का सेशन आपका बना दिया है, तो आप वहां जाके 10 मिनट का सेशन देख लीजिए। तो ऐसे मतलब जो भी आप पेपर को एनालाइज, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके बेस्ट टीचर माने जाते हैं। किसी भी एग्जाम के जो बेस्ट टीचर होता है वो कौन होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक, ये ठीक है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है उसमें देशों की संख्या क्या है। तो 14 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है, और आपका 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन का जो आपका था उस टाइम पे, ये आपका ये संपत्तियां उइके है, उसका इस टाइम पे आंसर बन जाता है। ये तो करंट अफेयर से छोड़ दीजिए, अभी 14 क्वेश्चन को लेते हैं। तो अभी जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो ये आपकी स्थापना कब हुई थी, पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपका 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, ठीक है। और जो इसमें अगर मेंबर की बात करें तो वो कितने हैं, 190, 190, वो कितने आपके 190 है। वो कितने हैं, 14 का बी बोल रहे नहीं, 14 का डी है, 14 का डी है, ठीक है। 14 का आपका डी है, 190 है। ये कहाँ है इसके 190, 190, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 14 के बाद क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो 14 क्वेश्चन आपके 2 पेज पर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में, अभी आपका यानी विधानसभा से देखो इसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यानी ये आपकी विधानसभा में जैसे इस बार आपकी कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये थोड़ी रिपीट होगा कि 2013 में यहां पे कितना आ जाएगा, 2020 वाला, ऐसे करके पूछा जाएगा। तो कितनी हुई थी इसकी बताइए, बताइए। और ये क्वेश्चन गलत था उस टाइम पे, ये क्वेश्चन आपका गलत था। दूसरा, वर्ल्ड बैंक एवं डीआईपीपी द्वारा अक्टूबर 2016 में, ये भी आपकी करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन 2 राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला। तो 18 क्वेश्चन का आंसर बताइए। फिर अगर हम बात करें 18 क्वेश्चन का आंसर का, ये आपका करंट अफेयर हो जाता है। तो पहले 2 राज्य जो थे आपके वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना थे, ठीक है। अगर बात करें इसकी तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर गलत था इस पेपर में, इसीलिए इसका जो आंसर था वो कितना था, कितना था, एक सेकेंड,
ये वाला क्वेश्चन था ना। हाँ देखो, जो इसमें थी ना वो टोटल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी, 32 हुई थी। बट इसे क्या कर दिया था, एमपीपीसीएस ने इसे बाहर कर दिया था, क्योंकि इसमें रीजन क्या था, ठीक है, क्योंकि 2015 तक जो थी वो आपकी, जो 2013 में जो महिला हुई थी वो 32 निर्वाचित हुई थी, और अगर 2015 की बात करें तो जो 2015 की बात करें फिर वो 22 हो गई थी। तो ये 2013, इसलिए क्वेश्चन में बच्चे ने कंफ्यूज, इस पे जब रीड डली थी तो ये क्या हो गया था, क्वेश्चन ये भी आपका कैंसिल हो गया था। पर अगर 2013 की वैसे डायरेक्ट बात करें तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि 32 थी। अगर 2015 विधानसभा ये इसकी बात करें बाद में, जो 2015 तक कितनी हो गई थी, इसमें घट के ये 22 हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका 18 क्वेश्चन हो गया, 15 हो गया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अगर बात करें पारित की तो पारित हुआ था ये 2005 में, और बात करें इसमें संशोधन की तो वो हुआ था 2017 में। तो 17 में हुआ था, 18 में पेपर था, इसीलिए क्या पूछ लिया, इसका अधिनियम का, इस एक्ट का वर्ष पूछ लिया कि बेस ईयर क्या था। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ये आपका कहां से हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ये आपका इतिहास का प्रश्न हो गया। 19 नंबर का क्वेश्चन आपका कहां से हो गया, ये इतिहास से हो गया। तो ये आपका कहां से था? अगर इसकी बात करें, कलिका पुराण की बात करें तो ये आपका शाक्त धर्म का था। कहां का था? तो आंसर क्या हो जाता है, शाक्त धर्म। आंसर क्या हो जाता है, शाक्त धर्म। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तिथि को जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी? ये क्वेश्चन क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे अपना जो एम्बेसी थी वो इजराइल, इन्होंने कहाँ की, जो इजराइल की एम्बेसी थी इनकी, वो कहाँ पे, जेरूसलम में क्या कर ली थी, ट्रांसफर कर ली थी। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया यहां से, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। और प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्तवाह कहा जाता था? ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री से ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उसे एक सेकंड के लिए रोकते हैं, पहले से समझते हैं। जो आपकी प्राचीन काल में जब 3-4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो उस समय गाय का देखभाल और गाय के लिए पशु का आहार जो सब करता था, और गाय का जो उसका पूरा मतलब देखभाल जो करता था, और वो गाय किसके लिए, वो जनता के लिए दूध वगैरह का वहां से बंटवारा होता था ना, तो वो उस वर्ग को क्या कहा जाता था, सार्तवाह। और वह कौन सा वर्ग था आपका, वह वर्ग था वैश्य। वह वर्ग कौन सा था आपका, वैश्य। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, वैश्य इसका वर्ग हो जाता है। यानी जो खेती करता था, गो पालन करता था, और फिर उस समाज को क्या कहते हैं, सुखी समृद्ध बनाता था, उस वर्ण को क्या कहा जाता था, सार्तवाह। तो वो वर्ग कौन था, वो वर्ग था आपका वैश्य। तो वैश्य को क्या कहा गया, सार्तवाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है? नहीं, कलिका पुराण आपका जो है ना, ये जो कलिका पुराण है, ये कलिका पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म में जो है ना, शक्तिवाद परंपरा के 18 जो पुराण हैं, तो कलिका पुराण का जो संकलन है वो कहां पे, असम क्षेत्र में किया गया था आपका संजय पाल जी। तो जो ये आपका देखो, इसका जो आंसर जो माना गया था, वो इस आयोग ने जो आंसर माना था वो डी माना था, पर ये गलत है। डी आंसर माना था पर ये गलत है, शूद्र नहीं। कहां गया क्वेश्चन, कहां गया आपका, पिछले वाला क्वेश्चन में बता देता हूं, एक सेकंड आपका डाउट कर देता हूं। ये आपका आंसर माना था जैन धर्म, जो कि गलत है, ये गलत है। एमपीपीसीएस ने इस पे आंसर दे दिया था, गलत है। बाद में कहा गया था कि ये शाक्त धर्म का है, तो इसका आंसर शाक्ति है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, जैन धर्म का आंसर एमपीपीसीएस ने दिया था, बट ये गलत है। ये 18 पुराणों में से एक है जो असम क्षेत्र से संबंधित था, ये आपका शाक्त धर्म से था। ठीक है, बाकी एक बार फिर से मैं डिस्कशन कर दूंगा इसके ऊपर आपको बाद में। तो ये वाला देख लेते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ठीक है जी, 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन था,
वो बात कब की थी? ये 6 दिसंबर 2017 की बात थी और 2018 में आपका पेपर था, तो वो सीधा सीधा करंट अफेयर कहां से आ गई? नेशनल करंट अफेयर आपकी ये वाले क्वेश्चन से बन गई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं अभी। तो शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शुंगों के पूर्वज मुख्यतः किस स्थान से थे? आपके 21 को क्वेश्चन ये हो जाता है। और 24, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह कथन तो सबने हिस्ट्री अगर पढ़ रखी तो रटी रखा होगा, ये सिस्टर निवेदिता ने दिया था। इस क्वेश्चन की बात कर लेते, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? जो शुंग थे उनके जो पूर्वज थे वो किस स्थान से थे? जो आपका मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे जो शहर है अब उज्जैन, ये वहीं से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाता है? सी। इसका आंसर क्या हो जाता है? सी क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाता है 21 का। अब देख लेते हैं 22 एंड 25। तो 22 एंड 25 क्वेश्चन करते हैं कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? एक क्वेश्चन ये हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? दोनों क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन पढ़ देता हूं, पहले पढ़ता 22 क्वेश्चन क्या ऑप्शन पढ़ता हूं। एक के उज्जैन, बिल्कुल सही आपका आंसर ऑप्शन दिख रहा है उज्जैन, ठीक है। 4 वॉचिंग लाओ, ओके ठीक है। तो देखते हैं, सुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह आदिल। और 25 में पूछा, पहले 22 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो 22 में कौन था? ठीक है। फिर 25 में भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली। तो बताइए 22 का बताइए। इस्लाम शाह था, मैं बता देता हूं। 25 का बताइए, यूसुफ मेहर अली। इसका आंसर हो जाता है यूसुफ मेहर अली। 20, आप जो भी आंसर कर रहे हैं प्लीज क्वेश्चन नंबर डाल के कीजिए। जैन जहां से पेज, ओके मैं बाद में डिस्कस कर लेते। कली का पुराण जैन साहित्य है, ओके ठीक है, मैं बाद में कर लेता हूँ इस पर डिस्कशन, ठीक है। ओके पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहां तक हो गया। 23 पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 एंड 26 देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? तो ये आपका सूरत में थी, और सूरत कहां पे पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ए में थी, ये तो क्लियर है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? 26 क्वेश्चन आंसर पढ़िए। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक के राइटर कौन थे? तो इसके एम विश्वेश्वरैया, ये इसका आंसर था, एम विश्वेश्वरैया। इसका आंसर ए हो गया। इसका 25 का ए, सॉरी 23 का ए, 26 का ए, यहां तक क्लियर हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो सभी लोग, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अभी देखते हैं आज कितने हो पाएंगे। वाह बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा गया। ये चारों क्वेश्चन लेते हैं इसमें, एक सेकेंड यहां पे ले लेते हैं चारों क्वेश्चन, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहला देखते हैं 27, फिर 28 देखेंगे, 20 फिर 31, फिर 32। तो किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? किस नरसंहार को? यह आपका 27 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी। तो पहला देख लेते हैं 27 का आंसर बताइए पहले। तो जो आपका ये 19 जो आपका क्या होता है, चरण पादुका नरसंहार जो 1930 में हुआ था, इसे ही आपका मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है, चरण पादुका नरसंहार। अगर बात करें भारत की सबसे लंबी नदी, तो मैंने 7th झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको बहुत अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट कराया है, और मैंने उसमें आपको पूरा ड्रेनेज सिस्टम बताए हैं। इंडस ड्रेनेज सिस्टम बताया है, उसके बाद गंगा ड्रेनेज सिस्टम बताया है, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा, पूरा ऐसे करके 5 सीरीज में उसे कराया था।
तो जब मैंने आपको गंगा ड्रेनेज सिस्टम कराया था, गंगा नदी तंत्र बताया था, तो मैंने बताया था कि भारत की सबसे लंबी नदी या भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र की बात करेंगे तो वो कौन सा हो गया, 2525 किलोमीटर जो आपका था गंगा नदी की लंबाई, तो ये आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर बात आती सबसे बड़े नदी तंत्र के भारत की, तो आंसर क्या हो जाता, गंगा नदी तंत्र। दूसरा देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन, ठीक है, उसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। याद करिए किसे बताया था मैंने, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो उसका आंसर याद करिए, मैंने बताया था तब आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में भी कराया था, उसका आंसर है गोदावरी बेसिन। इसे आपकी दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा दोनों मैंने बताए थे आपको, दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, दोनों मैंने बताई थी। उन पे जलप्रपात, उनकी लेक, उनकी आपकी उनकी ये सब कुछ पूरा डिटेल में सहायक नदी सहित विद डायग्राम मैंने आपको कंप्लीट कराया था, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा, पाक जलडमरू मध्य, अभ्यास करो में सबसे पहली क्लास जो मेरी थी, मैंने उस दिन आपको बताया था पाक जलडमरू मध्य कहां पे बनता है आपका, तो ये सबको वैसे भी पता है कि 32 का जो आंसर होगा, सभी बिल्कुल सही आंसर करेंगे, 32 का सभी लोग आंसर बिल्कुल सही करेंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है 32 का आंसर सभी लोग बिल्कुल सही करेंगे। 32 का आंसर क्या होता है, भारत एवं श्रीलंका। तो यहां तक क्लियर हो जाता है, यहां तक क्लियर हो जाता है, तो आगे बढ़ते हैं, 32 के बाद आगे बढ़ते हैं 29 और आपका 33 और 30 और 34, 4 क्वेश्चन इसमें भी स्लाइड में आ गए हैं, आप देख लेते हैं इसे, ठीक है। यहां तक करने के बाद आपके 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, भारत की दक्षिणतम साउदर्न आपकी क्या है, माउंटेन सीरीज पूछी गई, पर्वत श्रेणी पूछी गई है, तो इनमें से कौन सी है, नीलगिरी वो है जहां पे पश्चिम घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भी है आपका अन्नामलाई है, नल्लामलाई है, कार्डमम है, क्या है, तो मैंने बताया था जहां पे पश्चिम घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं क्या होते हैं आपकी, क्या होती है, यहाँ पे नीलगिरी होती है, यहाँ पे ऊपर आपकी अन्नामलाई होती है, अन्नामलाई के बाद ये आपकी नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लामलाई और अन्नामलाई, और आपकी फिर ये क्या होती है, नीलगिरी, और उसके नीचे होती है कार्डमम यानी इलायची उसके बाद होती है आपकी पालनी, तो पालनी ऑप्शन में नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक सेकेंड 29 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कार्डमम या इलायची पहाड़ी, कार्डमम या इलायची पहाड़ी। ठीक है, अगली बात करते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सीमाओं से, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम यानी मैक्सिमम राज्यों की सीमाओं को छूता है, कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को टच करता है, उस राज्य का नाम पूछा गया आपका, तो वो राज्य कौन सा है, और साथ साथ ये भी बताना है कि वो कितने राज्यों के साथ आपकी सीमा बनाता है, तो ऐसा कौन सा राज्य है आपका, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। 30, 28, 31, 32 तीनों का आंसर दे दिया है मैंने सर, रिचा शर्मा, ओके 28 का आपने आंसर दिया है, 28 का तो चला गया, 29 का आपने आंसर दिया, अरे चला गया, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश गलत है, अधिकतम राज्यों की बात पूछी गई है, प्रिंस जैन गलत आंसर कर रहे हैं। कल क्लास होगी, क्लास तो डेली होती है, क्लास तो डेली होती है, ठीक है, ओके। तो बताइए भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है, 30 का आंसर बताइए भैया, उत्तर प्रदेश है, मैंने पहले भी बताया था आपका 8 राज्यों को टच करता है, कितने को, 8 राज्यों को आपका टच करता है, ठीक है। और ITCZ कहां बनता है, इंट्रोपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो ITSZ होता है आपका, ITCZ सॉरी, ये कहां पे बनता है, जहां पे आपकी भूमध्य रेखा होती है, या आपकी इक्वेटर लाइन होती है, या विषुवत रेखा जिसे आप बोलते हो बिल्कुल हिंदी में, इसके साथ 8 राज्य की सीमा होती है, 8 राज्य की। तो जहां पे आपकी दो क्या होता है उनका नाम,
एक व्यापारिक पवने ट्रेड विंड आप आके मिलती है उसे बोलते हैं आईटीसी जेड, उसे क्या बोलते हैं आईटीसी जेड। तो ये कहां पे आपकी भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा डी, भूमध्य रेखा आंसर इसमें डी है। फिर पूछा है 34 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मैंने कल ही आपको 7 झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको नेशनल पार्क करवाए हैं और जब भी मैंने क्वेश्चन का इसका आंसर भी बताया था आपको कि कान्हा नेशनल पार्क कहां पे आपका तो कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क जो है आपका, अच्छा कहां पे नहीं है, ये पूछा किस चीजों के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है कि किन चीजों के लिए आपका कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो मैंने जब ये बताया था तो वहां पे शायद मैंने बताया होगा कि जो कान्हा नेशनल पार्क है वो आपका कहां पे है, नंबर 1 मध्य प्रदेश में है और दूसरा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी आपके मध्य प्रदेश में है और तीसरा बिंदु ये कहां पे है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है तो है, पर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका काहे के लिए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां तक क्लियर हो जाता है। सर इंडिया में कितने स्टेट, क्या पूछ रहे हो, ये नहीं पता कितने स्टेट है, 28, ठीक है, +8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। देखो 29 स्टेट हो गए थे आपके तेलंगाना जुड़ने के बाद, ठीक है, एक हटा जम्मू कश्मीर, तो कितने हो गए आपके 28, पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी, 2 बन गई नहीं तो कितनी हो गई आपकी 9, तो 9 यूनियन टेरिटरी आपकी, और ये कितने हैं 28 + 9, और फिर इसमें एक जो है आपस में वो दादरा दमन द्वीप वाली वो जो मर्ज कर दी, तो अब कितनी आपकी 28 स्टेट है और 8 आपकी यूनियन टेरिटरी है, आपके केंद्र शासित प्रदेश 8 है और 8 आपके राज्य है। प्रिंस जी क्लियर हो गया होगा आपका 28 + 8 क्लियर हो गया तो थम करके बता दीजिए अगर क्लियर हो गया है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए यहां तक, 34 क्वेश्चन हो गए क्या हो गया भैया ये, हाँ आगे देख लेते हैं। तो नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है, देखो नेपानगर जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका संबंध किससे है, अखबारी कागज से है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किन स्थान, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा एक तरीके से, और एक समझ लो ये वाले क्वेश्चन होते हैं जो करने वाले नहीं होते, मतलब छोड़ के किसी का तुक्का लग गया तो बात अलग है, वरना इस क्वेश्चन के आंसर बहुत ही मुश्किल या बहुत डेप्थ में पढ़े हो। तो 80 पूर्वी देशांतर, उसके निकटतम स्थित शहर कौन सा है आपका, जबलपुर पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे, देखो आया ना आज फिर राज्यपाल से क्वेश्चन, मैंने कल भी बताया। एमपी पुलिस हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो, आपका पीसीएस हो, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा वहां के क्या नाम, और वहां के क्या बोलते हैं सीएम, वहां के राज्यपाल, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो इसमें कौन से नहीं है। तो 39 क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा, जो आपका एमपीपीसीएस जो भी सेशन को देख रहे हैं, जो आपका जस्टिस जीडी दीक्षित है ये आपके नहीं थे, जो आपके जस्टिस जीडी दीक्षित है ये आपके आज तक क्या नहीं, ये आपके एक्टिंग गवर्नर नहीं रहे, बाकी सभी रहे हैं। तो भारतीय संविधान में ये आपका पॉलिट साइंस का क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताइए, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। दस का लग गया भाई, बताइए जल्दी जल्दी। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो कितने में होता है 123, तो उसे उल्टा कर दीजिए सीधा सीधा, ऐसे याद रखना। ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति कितने कौन से आर्टिकल से करता है, 1 2 3, उल्टा कर दीजिए 213 राज्यपाल करता है, 213 देख लीजिए कहां पे, ये रहा। तो आंसर सीधा सीधा हो गया। आपका प्रेसिडेंट जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, 123, राज्यपाल 213, हो गए याद। सर पॉलिटिकल वाले सर ने 29 बताई थी, अब देखो आपको वो सर क्या बता रहे, आपको पता है ना कितनी है, 29 कब थे, जब तेलंगाना जोड़ा गया था 2014 में, फिर हट गया आपका एक जम्मू कश्मीर हट गया ना, तो कितने बचे 28, और आपके यूटी कितने थे 7 थे, 2 नए आए 9 हो गए, और एक जोड़े गए आपस में 2 कितने बचे
आपके कितने बचे बताइए? 8 हो गए ना, तो 28 + 8। अब जो कोई गलत बता रहा है तो भाई उससे पूछे गलत क्यों बता रहे हैं, ठीक है। मैं तो आपको बता दिया ना कि कितने हैं। ओके 40 क्वेश्चन हो गए आपके। हाँ आपके यहां तक हो गए ना, तो ये देख देते हैं 37, 38, 41 और 42, बिल्कुल सही। ओके 8 क्वेश्चन और बचे, 50 कर लेते हैं। आज बहुत गर्मी लग रही है, पसीना पसीना हो गया मामला। सभी लोग प्लीज सेशन को अगर अच्छा लग रहा है थंब करके बता दीजिए, जो भी लाइव है अभी थंब कर दीजिए एक बार सेशन को, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं थंब करके बता दीजिए, करके बता दीजिए सभी लोग जो देख रहे हैं सेशन कैसा लग रहा है। प्रिंस राजपूत, चलो जी ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो ये क्या हो गया, ये एमपी की करंट हो गई आपकी, एमपी की करंट से क्वेश्चन आ गया, यानी 5वां क्वेश्चन है एमपी की करंट से। एमपी की करंट से क्वेश्चन को कौन सा नंबर का है? 5वां। तो ये आप भावांतर भुगतान योजना, ये भुगतान के बारे में थी कृषि क्षेत्र में, ये आई थी। 37 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? बी। सीबीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल किस देशों के सीमाओं पर रक्षा का दायित्व निभाती है? 38 का आंसर बता दीजिए, कहां कहां पे ये अपना दायित्व निभाती है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? अगर किसी के पेरेंट्स या भाई बंधु बीएसएफ में है तो किस किस ड्यूटी, मतलब किस देश की सीमाओं पर अपना दायित्व निभाते हैं? 38 कमेंट करके बता दीजिए, बिल्कुल 28 बताइए, 38 का आंसर बताइए। तो पाकिस्तान में बांग्लादेश में निभाती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। थैंक यू प्रिंस, आगे बढ़िए। 2011-12 से 2015-16 तक मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी वृद्धि रही? देखो जब, क्योंकि जीडीपी घटती बढ़ती रहती है और इस क्वेश्चन को भी एमपीपीसीएस ने बाहर निकाल दिया था, तो इसका डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव, जो स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव आपका बना था, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पद जनरेट हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1951 में आपका बनाया गया था, 1951 में, 1951 में। आगे बढ़ते हैं। बफरिंग हो रही है क्या? लिख के बताइए, बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग के निशान भेज रहे हो, बफरिंग हो रही है क्या? वीडियो में बफरिंग आ रही है क्या? ओके आगे बढ़ते हैं। सॉरी, फोर्टी 43 क्वेश्चन का कौन सा आपका संविधान के आर्टिकल का सही मिलान नहीं है? 43 का क्वेश्चन में आंसर बताइए, कौन सा सही मिलान नहीं है? बताइए कौन सा सही मिलान नहीं है, बताइए बताइए। 371 के नागालैंड सही है, खा असम सही है, मेघालय ये गलत है। 371 गया में आपका मणिपुर है, मेघालय नहीं मणिपुर है। और ये आपका 371 गहा में आपका क्या है? आंध्र प्रदेश है। 371 घा में आपका क्या है? ये आपका क्या है? आंध्र प्रदेश है। ओके यहां तक क्लियर हो जाता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? 46 का आंसर बताइए, 46 का आंसर बताइए। तो ये आपकी 1957 में हुई है, ये आपकी 1957 में हुई है। ओके अगला देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका किस खेल से संबंधित है बताइए? ये आपका शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है एन पासेंट? किससे? तो यहां से वो गेम की वोकैब भी पूछी जाती है एमपी में, ये भी क्लियर हो जाता है कि एमपी में गेम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो 47 का आंसर क्या हो जाता है आपका? डी शतरंज। और 44 का आंसर क्या हो जाता है? 44 का आंसर कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है? अनशेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित स्थान लोकसभा में कितने हैं? 44 क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपकी है 84।
कितनी है 84, 84 सीट आपकी यहाँ पे फिक्स की गई है SC कास्ट के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन बताइए। अब 45 क्वेश्चन देख लीजिए। 45 देखो, उड़ीसा का 10 बिल्कुल सही है, तमिलनाडु का 18 सही है, महाराष्ट्र का 19, यूपी का 31 है, ठीक है, यूपी का 31 है, आंध्र प्रदेश का 18 नहीं है। आंसर गलत हो गया, आंध्र प्रदेश का 18 नहीं है, आंध्र प्रदेश का पहले 18 था, अब 11 और 7 हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 7 चली गई, अब यहाँ पे 11 है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किससे संबंधित है? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किससे संबंधित, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? बताइए, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 48 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होता है विश्वनाथ आनंद। एक मिनट, विश्वनाथ आनंद, ठीक है। तो मध्य I think you believe such an amazing teacher and you great lessons. I feel you to have been placed in your class. I have always inspired me daily. थैंक यू प्रिंस जी, थैंक यू। और आप उस चीज़ के लिए जो आप बोलना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बोलना चाह रहे हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए। आप लोगों का ध्यान है, आप लोग आप जहाँ हो, जिस स्थान पे हो, जहाँ पहले थे अभी भी वहीं हो, टेंशन मत लो, उसकी टेंशन मत लो। ऑफलाइन क्लास आपकी बंद नहीं होगी, मैं ऑफलाइन क्लास में आऊँगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए सभी लोग। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। MPPCS टेस्ट सीरीज 2021 जो 2020 वाला एग्जाम होगा आपका, तो ये आपका टेस्ट नंबर कौन सा था? ये आपका टेस्ट नंबर 3 था। तो टेस्ट नंबर 3 आज का एक तरीके से कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपके 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो सभी को अब क्या करना है, प्लीज आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो 3 टेस्ट सीरीज करा दी, वो अगर कोई यूपीपीसीएस दे रहा है तो उसकी 9 टेस्ट सीरीज हो चुकी है, वो सब वहां से जाके करिए, ठीक है। लिंक आपका प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिए, वरना डिस्क्रिप्शन में आपके पेज बने हैं, यूपीपीसीएस ग्रुप बना है, अभ्यास करो का, एमपीपीसीएस का फेसबुक पे ग्रुप बना है, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। यूपी अभ्यास करो जाके सर्च करिए, वहीं पे आपका मिलेगा। उन ग्रुप को हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, वहां पे आपकी सारी पीडीएफ वगैरह शेयर कर दी जा रही है, और आपको लिंक ग्रुप का भी और क्या नाम पेज का भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कल से, ठीक है। और जो मुझसे लेता है पर्सनली मुझसे ले सकता है, जिसके पास मेरा कॉन्टैक्ट है, या फिर जो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिले हैं ऑफिस के, वहां से भी आप ले सकते हो, व्हाट्सएप द्वारा शेयर करवा सकते हो। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। तो सभी क्या करते हैं, अभी सबको बाय करते हैं, बाय, टाटा, गुड नाइट, और सभी अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर।